हेलो एवरीवन। चलो भाई, यहाँ पे देखो हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के हमने एक्सरसाइज के सब न्यूमेरिकल गिन लिए हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 3 एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो मतलब हम गिन सकते हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप्स जो है वो सब अभी हम देखेंगे। हाँ, हम अभी थियरी नहीं देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप्स जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज का जो आपके पास क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का 14। एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखो। वो ये कहना चाहता है कि एक अर्थ अपने पास जो है, अर्थ का रेडियस कितना है, r। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज r कितना दिया है यहाँ पे आपको 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको अर्थ की दी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको अर्थ की कितनी दी है, 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कि अर्थ की सरफेस पे ऐसा नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ है। बात ये कर रहा है वो कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवाट between the top of the atmosphere and the surface results in a current of only 1800 ampere over the entire globe। समझो आप, यहाँ ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर अपना होगा, उसमें जो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर जो बोला जाता है, उसके और अर्थ की सरफेस के बीच का ये क्या है, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा भाई, इसके मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इसके और अर्थ की सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 किलोवाट है, ऐसा बोला गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर and the surface of earth V is equal to 400 किलोवाट। अच्छा भाई, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब सोचो, सीधी सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस 400 किलोवाट का है, तो सीधी सी बात है करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट, उसने ऐसा बोला कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो रहा है, करंट। मतलब कि फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और वो इलेक्ट्रिक करंट है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट कितना बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है 1800 एम्पियर। चलो, इलेक्ट्रिक करंट बह मतलब चार्ज फ्लो हो गए। अब ये चार्ज पॉजिटिव जब यहाँ पे फ्लो होते हैं तो सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो हो गए तो अर्थ को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे।
रियलिटी में उन लोगों ने क्वेश्चन में वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल इवेंट उन लोगों ने बताई हुई है। क्यों? क्योंकि जो ये एक्सेस चार्ज जो होता है उसको फ्लो करने के लिए वहां पे लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म है, ऐसी सब इवेंट्स होती ही रहती है, बराबर है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिस्टम को हमने इमेजिन किया हुआ है। चलो, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट आपको इतना मिला है, तो उसने ऐसा पूछा है कि एंटायर अर्थ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ये जो सरफेस उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, रफली कितना टाइम लगेगा। टाइम तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस। टाइम टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस assuming t। ना चलो एक काम करते हैं, हमको अर्थ की सरफेस पे डेंसिटी दी हुई है और उसको हमको उसकी क्या दी है, रेडियस। तो हम पहले चार्ज जोड़ लेते हैं। तो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, चार्ज कितना होगा, सपोज कि QE है, कितना है, QE है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर सरफेस एरिया। चलो, चार्ज पर सरफेस एरिया मतलब सिग्मा इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय, बोलो अर्थ का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² होगा। तो उसके ऊपर से मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, अर्थ की सरफेस ऊपर का टोटल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अर्थ की सरफेस ऊपर का टोटल नेगेटिव चार्ज मिल गया। नाउ टू न्यूट्रलाइज अर्थ, QE amount of charge must flow, okay, QE amount of positive charge must flow from the upper surface of the atmosphere to the earth, okay। now electric current, बोलो क्या है इलेक्ट्रिक करंट का इक्वेशन, I इज इक्वल टू QE बाई T। तो T इज इक्वल टू QE बाई I होगा कि नहीं होगा। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन वन बोलो T इज इक्वल टू QE कितना है मेरे पास, सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई I। तो बोलो मेरे पास सब वैल्यू है कि नहीं है कि नहीं है मेरे पास सब वैल्यू। बोलो क्या क्या है मेरे पास वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या है मेरे पास 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये 4, ये 3.14, ये R कितना है मेरे पास 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, और ये करंट कितना है मेरे पास बोलो 1800 एम्पियर। इसको सॉल्व करोगे तो रफली आपको समथिंग सेकेंड मिलेंगे, रफली आपको क्या मिलेंगे, समथिंग सेकेंड, कि जिससे आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। आपको मिलेंगे शायद 283 सेकेंड जैसा कुछ मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 283 सेकेंड, ओके। तो ये एक छोटा सा सम था जिसके अंदर सी यहाँ पे इतना बड़ा मैंने बताया हुआ है। बाकी अगर आप देखने जाओ, आप अगर इसके शॉर्टकट देखने जाओ तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई I इज इक्वल टू Q बाई T और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाई T। बात खत्म हो गई। आप इतना करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन गुजरात बोर्ड के अंदर हमको ये सब पैरामीटर्स अच्छी तरह से लिखने आने चाहिए। बोलो पता चला ये। तो ये है एक्सरसाइज का 14 कि जिसके अंदर आपको टाइम पूछा गया था किसके लिए, अर्थ की सरफेस पे जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि अर्थ की सरफेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या पूछा गया था, टाइम। तो सिंपल हमने इक्वेशन रख के आराम से आंसर ला दिया, ओके। चलो अब एक्सरसाइज 14 हो गई।
उसके बाद एक्सरसाइज का 15 नंबर का सम क्या कहना चाहता है। एक्सरसाइज का 15 नंबर के सम के अंदर आपको 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स, आपको 6 सेल दिए हुए हैं, सेकेंडरी सेल 6 लेड एसिड सेकेंडरी सेल आपको दिए हुए हैं। ओके फाइन। और ये जितने भी सेल है हर एक का ईएमएफ जो आपको दिया हुआ है वो 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.015। ओके, तो ये एक्सरसाइज का 15 नंबर का सम। ध्यान से पढ़ो। एक लेड एसिड सेल जो है ऐसे 6 सेल लिए हुए, कितने सेल लिए हुए ऐसे 6 सेल लिए हुए हैं और उन लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि हर एक सेल का ईएमएफ, तो 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल है 6। ओके, तो नंबर ऑफ सेल है n is equal to 6। EMF of each cell is equal to 2 volt। ओके फाइन। EMF of each cell क्या है 2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा EMF of each cell 2 volt है। ओके देन तो टोटल EMF क्या होगा, समझो ये जितने भी सेल है वो सबको सीरीज में सपोर्टिव नेचर में रखा हुआ है। सीरीज में कैसे रखा हुआ है, सपोर्टिव नेचर में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको एक थोड़ा विजुअलाइज होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है कि 6 सेल को सीरीज में सपोर्टिव नेचर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप यहाँ पे 6 सेल का EMF 2 वोल्ट है, सपोर्टिव नेचर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे 6 सेल रखे हुए हैं। ओके, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही, मतलब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये 6 सेल 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। ओके, और इसका हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.50 ओम हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उसको किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, joining series to provide a supply to resistance 8.5 ओम। तो इन सबको किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 8.5 ओम का बड़ा रजिस्टर है, ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा है सिचुएशन। ये सपोर्टिव नेचर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सपोर्टिव नेचर में। ओके, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.015 ओम। तो पहले तो मुझे ये बताओ टोटल ईएमएफ कितना होगा। टोटल ईएमएफ सपोज कि मैं ई डैश ले लूं तो ई डैश इज इक्वल क्या होता है एन इंटू ई, कितना है 6 दूना 12, तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ 12 वोल्ट हुआ। एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आर डैश इज इक्वल टू एन इंटू आर। क्यों एन आर, क्योंकि 6 इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर डैश इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.015। बोलो होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.015, तो 15 6 जा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आर डैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा 15 डिवाइडेड बाई 1000, और 15 6 का कितना होता है, जिंदगी में कभी देखा है 15 6 का कितना होता है। हाँ, तो अपने आप से कर लेना 6 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, 6 5 30, 90 बाई 1000 हुआ, तो ये कितना हुआ 0 0 कर, तो 0.09 ओम। तो ये आपको क्या मिला इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो भी सीरीज में है। तो आपको पूछा क्या है, व्हाट आर द
what are the current drawn from the supply and its terminal voltage। तो पहले क्या पूछा है, what are the current drawn from the supply, पहली बात तो ये। तो इसकी इक्विवेलेंट अगर आप सर्किट बनाओगे, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो आपको ऐसी मिलेगी, ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट मिली, इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आपको ऐसे मिलेगी। तो इन सभी का क्या होगा ई डैश, इन सभी का क्या होगा आर डैश, और ये आर, तो यहाँ पे बोलो करंट ऐसे बहेगा कि नहीं बहेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा करंट। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई कितना होगा बोलो, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, तो आई इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, ई डैश, और ये आर डैश एंड आर दोनों क्या है सीरीज में है, तो बोलो क्या होगा आर प्लस आर डैश होगा। तो यहाँ पे करंट मुझे कितना मिलेगा, तो आई इज इक्वल, ई डैश मेरे पास कितना है 12 वोल्ट है, कैपिटल आर कितना है मेरे पास 8.5 है, प्लस 8.5 प्लस यहाँ पे कितना होता है 0.09, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 8.59 होगा। तो I इज इक्वल 12 डिवाइडेड बाई 8.59, तो I आपको जो मिलता है वो आपको लिखना है। तो I आपको यहाँ पे मिलता है 1.4 एम्पियर। कितना मिलता है आपको I 1.4 एम्पियर। तो आपको करंट कितना ड्रॉ हुआ वो पता चल गया। 12 डिवाइडेड बाई 8.59 करोगे तो आपको करंट मिलकर कितना मिला 1.4 एम्पियर। अब दूसरी बात कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, क्या कितना होगा टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का अपने पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन यहाँ पे कितने सेल है n सेल है, तो यहाँ पे आई इंटू आर की जगह पे क्या होगा 6R होगा। मतलब कि V इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस ये कितना हो 1.4 इंटू 6 इंटू 0.015। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 12 आएगा, और ये कितना आया था 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 6 0.09, और 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 वो आएगा 0.13। कितना आएगा वो 0.13। तो आपको ऑलमोस्ट आपको 12 माइनस 0.13 करोगे तो आपको ऑलमोस्ट कितना मिलता है 11.9 वोल्ट आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। ओके, तो ये आपको क्या मिला टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या हुआ करंट ड्रॉ हो गया। अब उसने क्या पूछा हुआ है, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज एन ईएमएफ। ये बी पोर्शन है, ये अब तक कौन सा पोर्शन था ए पोर्शन था, अब ये बी पोर्शन। आफ्टर लॉन्ग यूज सेकेंडरी सेल का जो ईएमएफ है वो कितना हो जाता है, आफ्टर लॉन्ग यूज ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल कितना हो जाता है ई इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1.9 वोल्ट एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, आफ्टर लॉन्ग यूज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो कितना होता है 380 ओम। कितना होता है 380 ओम। तो आपको ऐसा पूछा है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पे देखो ये आपकी बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करूंगा, मतलब सर्किट को शॉर्ट सर्किटेड कर दूंगा, हाँ सर्किट को मैं क्या कर दूंगा शॉर्ट सर्किट, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंडक्टिंग वायर रख दिया तो ही मैं मैक्सिमम करंट ढूंढ पाऊंगा। उसने मुझे क्या पूछा हुआ है मैक्सिमम करंट पूछा हुआ है, तो आई दिया है, तो मैक्सिमम करंट आई इज इक्वल क्या होगा ई बाई आर। बात खत्म हो गई। आई इज इक्वल क्या होगा ई बाई आर, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या पूछा हुआ है मैक्सिमम करंट। तो ये मैक्सिमम करंट मुझे कितना मिलेगा, ई कितना है 1.9 और ये 380, तो मैक्सिमम करंट मुझे ऑलमोस्ट 5 मिली एम्पियर जितना मिलेगा। कितना मिलेगा मुझे 5 मिली एम्पियर जितना मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब यहाँ पे उसने ऐसा पूछा है कि क्या ये करंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम लगेगा। तो मोटर जो होती है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम करंट 100 एम्पियर जितना चाहिए। कितना चाहिए रफली
100 एम्पियर जितना करंट चाहिए, और यहाँ पे हमको कितना करंट मिलता है, क्या 100 मिल रहा है अपने को करंट? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए इतना करंट सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि इतना करंट चलेगा नहीं। ओके, तो सिंपल बात थी। N इज इक्वल टू 6, ये E इज इक्वल टू मतलब 12 वोल्ट, R डैश इज इक्वल टू मतलब टोटल आपको इंटर रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मिल गया, इंटरनल वोल्टेज मिल गया, और ये अलग से एक छोटा सा केस बताया हुआ है। ओके, तो ये हो गया एक्सरसाइज का 15, नॉर्मल बात थी ये। ओके, तो ये एक्सरसाइज का 15। उसके बाद जो आता है वो है एक्सरसाइज का 16 नंबर का सम, जिसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस का इक्वेशन यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एक ये इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही, और दूसरा इक्वेशन हम यूज करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो चीज अपने को दी हुई है, एक एल्यूमिनियम का वायर दिया हुआ है, और दूसरा आपको कौन सा वायर दिया हुआ है, कॉपर का वायर दिया है। और दोनों वायर की आपको रेजिस्टिविटी दी है, दोनों वायर की आपको डेंसिटी दी है। बस इतने ही डेटा के ऊपर आपको पता चलना है कि दोनों में से कौन सा वायर लाइट है, मतलब लाइट मतलब वजन में हल्का है। कौन सा वायर, कॉपर का वायर हल्का है या तो एल्यूमिनियम का वायर है। तो बोलो पता चला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दो वायर है, एक कॉपर का वायर है और एक कौन सा वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है। तो उसने पहले आपको क्या दिया हुआ है, दोनों की रेजिस्टिविटी दी है। तो ये एक्सरसाइज का 16 नंबर का क्वेश्चन, एल्यूमिनियम वायर के लिए क्या क्या दिया हुआ है। तो बोलो एल्यूमिनियम वायर के लिए रेजिस्टिविटी क्या है, एल्यूमिनियम वायर के लिए रेजिस्टिविटी, चलो इसको अच्छा सा ऐसे लिख देते हैं। एल्यूमिनियम वायर, और दूसरा कौन सा वायर है, कॉपर वायर। एल्यूमिनियम वायर के लिए आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, और दूसरी चीज आपको क्या दी है, उसकी डेंसिटी दी है। सिमिलरली कॉपर के लिए भी रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी दी हुई है। ओके, चलो यहाँ पे देखो, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, दोनों की लेंथ जो है, दोनों की लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ एल्यूमिनियम की जो लेंथ है इज इक्वल टू किसकी लेंथ है, कॉपर की लेंथ है। ओके, एल्यूमिनियम को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम मतलब रो 1, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मतलब D1, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर मतलब रो 2, डेंसिटी ऑफ कॉपर मतलब D2। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मतलब L1 और लेंथ ऑफ कॉपर मतलब L2। बोथ दी वायर्स हैव सेम लेंथ, बोथ दी वायर्स हैव सेम। बोलो इतना पता चला आप लोगों को। अब यहाँ पे उसने एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी दी है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर, 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और दूसरा उसने कॉपर की रेजिस्टिविटी दी है 1.72 इंटू 10⁻⁸। कॉपर की उसने जो रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। चलो उसने एल्यूमिनियम की डेंसिटी कितनी दी है, रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम की कितनी है 2.7, और कॉपर की कितनी दी है 8.9। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं। भाई पहला इक्वेशन तो मैं लगाता हूँ रेजिस्टेंस का। पहला इक्वेशन जब मैं रेजिस्टेंस का लगाता हूँ तब मेरे बारे में ख्याल आता है कि R इज इक्वल क्या था, रो एल बाई ए था। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अच्छा एक और बात उसने लिखी, टू वायर्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ वन एल्यूमिनियम, सेम रेजिस्टेंस, बोथ दी वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, बोथ दी वायर्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दोनों के क्या दिए, हैव
सेम रेजिस्टेंस। अच्छा भाई, दोनों की मुझे रेजिस्टेंस भी क्या दी, इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, R2। अब R1 मतलब क्या था, रो एल बाई ए, आर मतलब क्या था, रो एल बाई ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रो वन L1 बाई A1 इज इक्वल टू रो टू A2 बाई, सॉरी, रो टू L2 बाई A2। बट आपको पता है कि L1 इज इक्वल टू L2 है, हाँ, तो आपको पता है। बट फ्रॉम इक्वेशन वन L1 is equal to L2, तो रो वन L1 by A1 is equal to रो टू L1 by A2। तो सीधी सी बात है, L1 कट हो गए, तो मैं क्या A1 अपन A2 is equal to क्या मैं रो वन अपन रो टू लिख सकता हूँ। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एरिया और रेजिस्टिविटी के बीच का इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ देखो, दूसरा मैं क्या करता हूँ कि डेंसिटी का जो इक्वेशन है मेरे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, मास अपन वॉल्यूम। क्या लिखता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। अच्छा भाई, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी डी, और वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ आया। सो आई कैन राइट m1 अपन m2 इज इक्वल टू d1 a1 l1 डिवाइडेड बाई d2 a2 l2। बट l1 इज इक्वल टू l2 है, तो m1 अपन m2 इज इक्वल टू क्या होगा, d1 a1 अपन d2 a2। यहाँ पे लिख देना l1 इज इक्वल टू l2, मतलब वो कट हो गया। अच्छा, बट मैंने यहाँ पे कुछ देखा कि भाई a1 अपन a2 तो क्या है, रो वन अपन रो टू है। हाँ भाई, तो मैं यहाँ पे m1 अपन m2 इज इक्वल टू d1 अपन d2 और a1 अपन a2 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, रो वन अपन रो टू रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रखा रो वन अपन रो टू, यहाँ पे लगा दो इक्वेशन नंबर 2। बस, अब सब वैल्यूज रख दो। देखो, आपको 4 क्वांटिटी दी थी, मैंने चारों 4 क्वांटिटी में आपको आंसर मतलब रिलेशन लाके दे दिया। तो रिलेशन लाके दे दिया, तो m1 अपन m2 इज इक्वल टू, बोलो d1 अपन d2 कितना है, 2.7 अपन 8.9, 2.7 अपन 8.9। रो वन अपन रो टू कितना है, 2.63 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.72 इंटू 10⁻⁸। इसका जब आप सॉल्यूशन करते हो, तो आपको समथिंग 0.46 जितना आता है। कितना आता है आपको, 0.46। ये 0.46 का मतलब क्या हुआ, m1 m2 से बड़ा है कि छोटा है, m1 m2 से बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू 0.46 m2, इसका मतलब ये हुआ कि m1 जो है वो m2 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर वायर। देख लो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था, और बोर्ड की एग्जाम में है तो कहीं पे भी ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, रिलेशंस आपको बनाने आना चाहिए। देख लो आप यहाँ पे, बोलो पता चल रहा है। तो ये था एक्सरसाइज का 16 नंबर का सम। अब 17, 18, 19 तो अभी थियोरेटिकल है, वो हम नहीं कर रहे अभी। लेकिन 20 नंबर वाला जो सम था, एक्सरसाइज का 20 नंबर वाला सम, उसके अंदर शायद ABC इतने कुछ पोर्शन है। हम 1 बाय 1 सबको करते हैं। 20, 21, 22 एंड 23, ये 4 सम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 20, 21, 22 एंड 23। ओके, तो पहले यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज का
20 नंबर वाला सम। ट्वेंटी नंबर वाला सम बहुत बड़ा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें, सिंपल है सम, आपको तुरंत आ जाएगा। चलो एक्सरसाइज का 20, उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन। हियर एन रजिस्टर्स having equal resistance R, आपको पता है to get maximum resistance after combination we have to connect them in, बोलो कौन से कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्शन। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को पहले भी मैंने बोला हुआ है सीरीज कनेक्शन देना पड़ता है। तो आर सीरीज मतलब तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, आर मैक्सिमम। क्या होगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू आर प्लस चलता रहेगा आर, क्योंकि एन रजिस्टर तो आर मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, बोलो एन आर मिलेगा आपको, आर मैक्सिमम। एंड टू गेट मिनिमम रेजिस्टेंस after combination we have to connect them in parallel combination। कौन से कॉम्बिनेशन में उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/r मिनिमम मिला ना, इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस चलता रहेगा 1/r। तो 1/r मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, n/r। तो बोलो r मिनिमम मुझे क्या मिला, r/n। चलिए मिनिमम रेजिस्टेंस ये मुझे पता चल गया। फिर उसको क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। चलो भाई, ये मैक्सिमम का इक्वेशन नंबर 1 आ गया, मिनिमम का इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। आर मैक्सिमम क्या है, एन आर, और आर मिनिमम क्या है, आर बाई एन। तो सीधी सी बात है, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम इज इक्वल टू आर आर कट हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, एन स्क्वायर। बोलो इतना पता चला, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये आ गया उसका फर्स्ट पार्ट, मतलब ए क्वेश्चन नंबर, मतलब 20 नंबर में उसका क्वेश्चन नंबर ए। अब ऐसा ही आता है क्वेश्चन नंबर बी। बी बहुत बढ़िया है, बहुत काम का है ये, इसमें आपकी दिमाग चलना चाहिए। देखो आप यहाँ पे बी में क्या दिया है आपको, कुछ रजिस्टर दिए हुए, 3 रजिस्टर आपको दिए हुए बी के अंदर। कितने रजिस्टर दिए हुए आपको, 3 रजिस्टर, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, और एक कितने ओम का है, 3 ओम का।
तीन रजिस्टर आपको दिए हुए, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक कौन से है 3 ओम का है। देखना ध्यान से, ये जो तीन रजिस्टर आपको दिए हुए हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। बी पोर्शन में तीन रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इन लोगों का कैसे कॉम्बिनेशन करोगे, इन लोगों का कैसे आप कॉम्बिनेशन करोगे। सपोज कि मैं 1 ओम को क्या बोलता हूँ R1, 2 ओम को क्या बोलता हूँ मैं R2 और 3 ओम को मैं क्या बोलता हूँ R3। तो ये तीनों चीज का आप कैसे कॉम्बिनेशन करोगे, तो उसके अंदर एक फर्स्ट पार्ट है कि 11/3 मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट मुझे क्या चाहिए 11/3 ओम। बोलो क्या करोगे, ये तीन का हम कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे। देखो पहली बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको 11/3 पूछा है, 11/5 पूछा है, 6 पूछा है और 6/11 पूछा है। अगर इसको सॉल्व करना हो ना तो पहले तो एक काम करो, इसको पहले सीरीज, सपोज की तीन को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, सपोज किस में कनेक्ट किया, तीन को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट किया तो मुझे आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो सपोज कि तीन को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो आर इक्विवेलेंट मुझे क्या मिलेगा 1 + 2 + 3, तो मुझे आर इक्विवेलेंट क्या मिला मुझे 6 ओम। तो ये आपको पूछा हुआ है कि 6 ओम रेजिस्टेंस, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई तीन को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6 ओम। अब सोचो सपोज कि मैं पहले दो को सीरीज में कनेक्ट करता हूं और उसके साथ तीसरा जो पैरेलल रखता हूं तो क्या होगा। चलो पहले दो को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और उसके साथ तीसरा पैरेलल में तो 3 + 3, तो ये क्या होगा 9/6। क्या उसको 9/6 कहीं पे चाहिए, नहीं चाहिए उसको, मतलब ये ऑप्शन अपना गया। अब मैं ऐसा करता हूं कि पहले और तीसरे को सीरीज में कनेक्ट करता हूं और उसके साथ दूसरे वाले को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा। तो पहले और तीसरे को सीरीज में कनेक्ट करो तो 1 + 3 क्या होगा 4, और उसके साथ दूसरा पैरेलल में तो 4 × 2 4 + 2, तो ये क्या होगा 8/6। क्या आपको 8/6 ऑप्शन चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा तो मेरे पास एक जैसे मैंने सीरीज में लिया वैसे मैं पैरेलल में ले सकता हूँ ना। चलो तीन को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं तीन को, ये सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट = क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो बोलो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/1 + 1/2 + 1/3 होगा। यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा 6 + 3 9 11/6। तो बोलो R इक्विवेलेंट = आपको क्या है 6/11 ओम आ गया। अच्छा भाई, ये R इक्विवेलेंट 6/11 आ गया, क्या उसको चाहिए था 6/11, हाँ चाहिए था। ये उसका कौन से नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। मतलब 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व हुए, अब 2 बाकी है, 2 सॉल्व हुए और 2 बाकी है। चलो क्या करेंगे, 2 में एक तो क्या लाना है उसको 11/3 लाना है और दूसरा उसको क्या लाना है 11/5 लाना है। 11/3 और क्या लाना है 11/5। बोलो 11/3 अब क्या करेंगे, सोचो, आपको ही सोचना है क्या करेंगे। ऐसा भी कोई कर सकता है कि इन दोनों को पहले पैरेलल में ले लो, 3 × 2 = 6 और 3 + 2 5, तो ये 6/5 है, ये 6/5 है, उसको 1 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, उसको 1 के साथ क्या कनेक्ट कर दो, देखो आ जाएगा, आ जाएगा। देखो सेकंड नंबर वाला देखो क्या होगा, क्या बोला मैंने, हाँ R2 एंड R3 को सीरीज पैरेलल करो, R2 एंड R3 को कौन से कॉम्बिनेशन में रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखोगे तो R' क्या होगा 2 × 3/2 + 3, मतलब क्या होगा 6/5 ओम होगा। अब ये 6/5 ओम को 1 के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो R' एंड R1 इन सीरीज कनेक्शन,
तो आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, आर डैश कितना है 6/5 प्लस 1, तो 6 प्लस 5/5, तो आ गया 11/5। तो ये फर्स्ट नंबर का भी आपको, सेकंड नंबर का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब बाकी बचा 11/3 ओम। बोलो 11/3 ओम का हम कैसे करेंगे? 11/3 कैसे रहेंगे? 1 and 2 को पैरेलल में रखो, तो 1 and 2 को पैरेलल में रखोगे तो क्या होगा? 1 into 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, 1 into 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो 1 into 2 2 होगा, 1 प्लस 2 3 होगा। चलो हो जाएगा। क्या करेंगे? R1 और R2 को कैसे रखा? पैरेलल में रखा। चलो पैरेलल में रखा तो बोलो R डैश कितना आया? R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, तो 1 इंटू 2 अपन 1 प्लस 2 मतलब 2/3 ओम आया। अब ये जो R डैश है उसको R3 के साथ किसमें कनेक्ट कर दो? सीरीज में। तो अब R डैश एंड R3 कैसे कनेक्ट करो? उसको सीरीज में कनेक्ट करो। तो बोलो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3, पक्का ना? 1 प्लस 3, 2/3 प्लस 3, तो 3 3 से क्या होगा? 9, 9 प्लस 2 11/3। बोलो पता चला ये? तो ये सिर्फ आपको अपना लॉजिक दौड़ाना था, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज के, एडिशनल एक्सरसाइज के कोई भी न्यूमेरिकल में रटने वाला कोई पोर्शन नहीं है, आपको सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाना है। तो ये तो 20 नंबर के क्वेश्चन का ए हुआ। ये क्या हुआ? बी। अब ये जो सी एंड डी है वो एक सिंपल सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको देख लो आप, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका जो सी एंड डी पोर्शन है वो तो बहुत ही मामूली है। सी पोर्शन के अंदर क्या है मैं आपको बता देता, चलो यहाँ ही बता देता हूँ। सी पोर्शन के अंदर आपको क्या बोला हुआ है? ऐसे आपको सब कनेक्शन दिए हुए, ऐसे ऐसे आपको कितने ब्लॉक दिए हुए? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक आपको दिए और आपको ए और बी के बीच का क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है। और यहाँ पे ये ऊपर वाले सब 1 ओम के हैं और नीचे वाले सब 2 ओम के। कौन से ओम के? नीचे वाले सब 2 ओम के। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा करना है तो आप, सिंपल सी बात है, ये जो यूनिट है ये एक यूनिट हुआ, ये उसके बाद दूसरा यूनिट हुआ, ये तीसरा यूनिट हुआ और ये चौथा यूनिट, मतलब चारों 4 यूनिट सेम है। तो मैं एक ही यूनिट का ढूंढ लूँ और बाद में चारों 4 का समेशन कर लूँ तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे हम एक ही यूनिट का ढूंढते हैं। चलो एक ही यूनिट का क्या होगा आंसर, मुझे ये बताओ। तो ये 1 एंड ये 1 सीरीज में है और ये 2 एंड 2 सीरीज में, तो 1 प्लस 1 क्या होगा? 2, और 2 प्लस 2 क्या होगा? 4। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 2, और यहाँ पे कितना है? 4। ये 2 है और ये 4 है, तो 2 एंड 4 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो 2 इंटू 4 अपन 2 प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई होगा। और ऐसे कितने यूनिट है? 4 यूनिट। तो मल्टीप्लाई बाई क्या करो? 4, क्योंकि चारों 4 किस में है? सीरीज में है। बोलो पता चला कि नहीं चला? इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर ये दोनों पैरेलल, तो ये 2 है ये 4 है, तो 2 इंटू 4 अपन 2 प्लस 4, ऐसे कितने यूनिट है? 4 यूनिट है, तो चारों 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोलो ये 8 आएगा, ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। तो 2 3 2 2 16/3 ओम आपका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा आपका? 16/3 ओम। तो ये आपका क्या हो गया? सी पोर्शन। कौन सा पोर्शन हो गया? सी पोर्शन। अब बात है लास्ट पोर्शन की, कि जिसमें आपको जो भी फिगर दी है, आप एक बार टेक्स्ट बुक में देखना, जो भी फिगर दी है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जितने भी रजिस्टर है वो सब सीरीज में है, जितने भी रजिस्टर है वो सब सीरीज में। आपको सिर्फ R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस करते जाना है, मतलब बात खत्म हो गई। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज का 20 नंबर वाला सम। तो एक्सरसाइज का 20 नंबर वाला सम हमने देख लिया। उसके बाद अब हमारे पास 3 सम रहते हैं, एक है 21, 22 एंड 23। देखो आप, तो यहाँ पे एक्सरसाइज का जो 21 है उसमें एक इनफाइनाइट रजिस्टर का नेटवर्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
इनफाइनेटली ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसने इसका पहले तो क्या ढूंढना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने के बाद अगर मैं इस दो पॉइंट के बीच में 12 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं, क्या लगाता हूं मैं, 12 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, तो इसमें से कितना करंट बहेगा वो ढूंढना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। पहले यहां पे देखो, इसको देख के आपको पहली फील ऐसी आनी चाहिए कि ये जो है 1 2 3, समझना ध्यान से, ये 1 2 3, अच्छा वापिस ये मतलब इसको आप अलग कर दो, चलो, तो ऐसा ही वापिस एक दूसरा यूनिट आपको मिला 1 2 3, वापिस से ऐसा एक दूसरा यूनिट मिला 1 2 3 1 2 3, एक यहां पे भी आगे चलता रहेगा 1 2 3 1 2 3। मतलब कि ये जो पोर्शन है 3 रजिस्टर का, ये इनफाइनाइटली क्या रहता है, कंटिन्यू, इनफाइनाइटली रिपीट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइटली रिपीट होता है। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, एज्यूमिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between point A and B is X। समझ गए से मैंने क्या किया, assuming the equivalent resistance between point A and B is X। समझो, मैं थोड़ा सा आपको कर डीपली समझाऊं तो मैं क्या समझा सकता हूं आपको। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो इतना पोर्शन है, अगर इसका x है तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, सब रिपीट होता जाएगा। मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे, ये A है, ये B है, इसका तो इक्वल रेजिस्टेंस x है ही, ये तो एक हुआ ना एंटिटी, ऐसी एक दूसरी एंटिटी हुई, तो इसका भी इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, x होगा। मतलब कि ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका भी जैसे इसका x हुआ वैसे इसका भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा। तो इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं x गिन लूं, तो ऐसा हो सकता है कि, ध्यान से देखना, इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिया, x, क्योंकि सब ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं तो इसका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x लिया। और ये सपोज कि मैं R ले लेता हूं, यहाँ पे 1 ओम दिया हुआ है लेकिन हम क्या ले लेते हैं, R। ये क्या है, R, ये भी क्या है, R, ये भी क्या है, R, और यहाँ पे क्या आ गया A, और यहाँ पे क्या आ गया B। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, X। चलो यहाँ पे X एंड R, X एंड R are parallel combination, so R डैश क्या होगा, x r अपन x प्लस r होगा। ओके फाइन, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये R डैश, ये R, ये भी R, ये A और ये B। अब ये R R एंड R डैश तीनों तीन सीरीज में है। नाउ R R एंड R डैश तीनों तीन कौन से कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। तो बोलो R इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या होगा, R प्लस R डैश होगा। बट R इक्विवेलेंट क्या है, X है, X है, R इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, X। तो R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R प्लस ये क्या होगा, X R अपन X प्लस R। ओके फाइन। अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा x प्लस आर, यहाँ पे ये 2r, यहाँ पे ये x प्लस आर प्लस ये क्या होगा xr।
तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर इज इक्वल टू 2xr प्लस 2r स्क्वायर प्लस xr होगा। ये xr और ये xr गया, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा वो ऐसा बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0. This is known as quadratic equation. In x, ये x के लिए quadratic equation है. Comparing this equation above equation with किसके साथ इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे आगे b है, तो यहाँ पे आगे क्या है -2r है, और यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या होगा -2r स्क्वायर। 10th आ गया आपका। बोलो अब क्या करें, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होगा 2a। x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो बोलो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा, -b मतलब -2r प्लस और माइनस b मतलब -2r का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 -2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्या होता है अपने पास, तो x इज इक्वल अपने को क्या मिलेगा, माइनस प्लस 2r प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या होगा 4r का स्क्वायर माइनस प्लस ये 8r स्क्वायर, 8 प्लस 4 कितना होगा डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 4 कितना होगा 12, 8 प्लस 4 12, तो ये 2r प्लस और माइनस ये 12r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। लेकिन 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 जा 12, 12 का रूट निकालो, 4 3 जा 12, तो 2 रूट 3 आएगा, तो ये 2r बाई 2 प्लस और माइनस 2 रूट 3, ये r बाई 2 2 कट, तो यहाँ में मुझे मिला r प्लस और माइनस रूट 3r। तो मुझे x के दो वैल्यू मिले, एक r प्लस रूट 3r और ये x इज इक्वल r माइनस रूट 3r। माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो मैं r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 ओम है, तो मैं 1 ओम रख देता हूँ। तो बोले x इज इक्वल क्या मिलेगा, 1 प्लस रूट 3r मतलब 1 प्लस 1.73, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2.73 ओम। ओके, बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा समय, ये सिंपल बात की हमने यहाँ पे, मैथमेटिक्स अप्लाई किया है, कोई बड़ी बात नहीं, देख लो एक बार। हाँ, तो x इज इक्वल मुझे क्या मिलता है 1 प्लस 1.73 ओम मतलब कि 2.73 ओम, ये मुझे x की वैल्यू। चलो उसके बाद एक्सरसाइज का जो 21 है, एक्सरसाइज के 21 में आपको क्या बताया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर वाला जो पोर्शन है, मतलब उसका से थोड़ा सा एप्लीकेशन। आप लोगों को दो इक्वेशन पता है, इंटरनल पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन है, पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन है उसमें एक एप्लीकेशन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, एक ये है, और दूसरा क्या है, कंपेयरिंग द EMF ऑफ सेल। तो बस ये जो दो एप्लीकेशन है, ये दो एप्लीकेशन के बेस पे आपको पोटेंशियोमीटर की ये दो एप्लीकेशन के बेस पे आपको दो न्यूमेरिकल है सिर्फ।
पहला न्यूमेरिकल आपको एक्सरसाइज का जो 21 नंबर का है, सी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन है R इज इक्वल टू, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है। ओके, और दूसरा मेरे पास जो कंपैरिजन ऑफ सेल है उसका इक्वेशन क्या है, E1 अपन E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। बस तो ये जो 21 एंड 22 दो न्यूमेरिकल है उसके अंदर बस आपको सिर्फ यही अप्लाई करना है। तो पहले एक काम करता हूँ, चलो 21 ही करते हैं। एक्सरसाइज का 21 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और उसको समझना भी पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो वो क्या कहना चाहते हैं ध्यान से देखो कि आपके पास एक 2 वोल्ट के ईएमएफ वाला एक सेल है, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। ओके फाइन, 2 वोल्ट के ईएमएफ वाला आपके पास एक सेल है। ओके, उसके साथ उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.4 ओम है। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। और हम लोगों को आपको मालूम है कि हम पोटेंशियोमीटर के वायर हम रखते थे, ये उसकी कौन सी सर्किट होती थी, प्राइमरी सर्किट होती थी। फिर यहाँ से हम क्या करते थे, तो यहाँ से इसने क्या किया है, इसने यहाँ से एक सेल बताया है और उसके साथ एक बड़ा सा रजिस्टर कनेक्ट किया है 600 किलो ओम का। कितने किलो ओम का, 600 किलो ओम का। और उसके पैरेलल के अंदर उसने की रखी हुई है। ओके, और उसके साथ उसने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करके ये जॉकी को यहाँ पे घुमाया है। ये उसकी सर्किट है। तो कहना क्या चाहते हैं, फिगर शोज द पोटेंशियोमीटर विद द सेल ऑफ 2 वोल्ट इंटरनल 2 वोल्ट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB वायर के अक्रॉस वो पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन करता है। A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 ohm। यहाँ पे जो सेल रखा है इसका कांस्टेंट ईएमएफ कितना है 1.02 वोल्ट। ओके, 1. गिव्स अ बैलेंस पॉइंट। अच्छा भाई, तो पहले मुझे यहाँ पे ये बात बताओ, यहाँ पे E1 कितना दिया है 1.02 वोल्ट दिया है। बैलेंस पॉइंट कितना दिया है, बैलेंस पॉइंट कितना दिया है L1 इज इक्वल टू 63.7 सेंटीमीटर दिया है, 67.3 सेंटीमीटर आपको बैलेंस पॉइंट दिया है। ओके, टू एंश्योर वेरी लो करंट्स ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस क्यों रखा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं तो यहाँ से जो करंट पास होगा वो गैल्वेनोमीटर को इफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो और करंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस रखा हुआ है वो सर्किट which is shorted close to the balance point। The standard cell is then replaced by a cell of unknown। उसके बाद स्टैंडर्ड सेल को कोई अननोन ईएमएफ वाले सेल के साथ रिप्लेस किया जाता है। मतलब इसको उठा दिया और दूसरे को रख दिया, और जब मैं दूसरे को रखता हूँ, मतलब इसकी जगह पे जब मैं दूसरे को रखता हूँ तब मुझे बैलेंस पॉइंट क्या मिलता है, तो मुझे बैलेंस पॉइंट मिलता है L2 इज इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, तो उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2। बोलो आपके सामने इक्वेशन है कि नहीं है, आपके सामने इक्वेशन बोलो, क्या इक्वेशन लगाओ, क्या E2 का ईएमएफ ढूंढने के लिए क्या इक्वेशन, E2 पता है, E2 ने ढूंढना है, L1 पता है, E1 पता है, L2 पता है। तो वी नो दैट
we know that E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. बात खत्म. E1 कितना है मेरे पास 1.02, E2 क्या है ढूंढना है, L1 क्या है 67.3 है और L2 क्या है 82.3 है. तो मैं E2 यहाँ से ढूंढ लूंगा. क्या मिलेगा मुझे 1.02 इंटू 82.3 डिवाइडेड बाई 67.3. तो मुझे यहाँ पे E2 मिल जाएगा समथिंग वोल्ट. बात खत्म. यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है. लेकिन उसने यहाँ पे A B C D E 5 क्वेश्चन पूछे हुए. ये पहला क्वेश्चन था, ये A. बी क्वेश्चन उसने क्या पूछा, सी कैलकुलेशन वाला एक ही क्वेश्चन था. बाकी के सब में उसने क्या पूछा है ध्यान से देखो. उसने पूछा हुआ है कि बी क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव. तो 600 किलो ओम रेजिस्टेंस रखने का पर्पस क्या है, तो वो तो हमने बता दिया. हाई रेजिस्टेंस प्लेस इन सर्किट इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या क्या है पर्पस, टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट. क्यों इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर को क्या ना कर सके, डैमेज ना कर सके. तो टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट through the galvanometer so as to protect the galvanometer, through the galvanometer so as to protect the galvanometer. Okay, C question इसका क्या है, is the balance point affected by high resistance? No. High resistance does not affect the balance point. बैलेंस पॉइंट को वो अफेक्ट करेगा नहीं. डी क्वेश्चन क्या है, would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? तो याद रखना कंडीशन क्या है, याद रखना प्राइमरी सर्किट या तो उसको ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की. प्राइमरी सर्किट का जो ईएमएफ है, सपोज कि मैं उसको ई प्राइमरी बोलता हूँ, इट मस्ट बी ग्रेटर देन ई. मतलब कि यहाँ पे जो हम सेल रखते हैं उससे ज्यादा होना चाहिए. तो इसने यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे ये जो ई है वो कितने का है, 1.02 वोल्ट का है. तो क्या मैं यहाँ पे 1.0 वोल्ट का सेल रखूंगा तो चलेगा, तो नो, वो चलेगा नहीं. क्योंकि प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ होता है, प्राइमरी सेल का जो ईएमएफ होता है, मतलब कि ड्राइवर सर्किट का जो ईएमएफ होता है, वो हमने जो जिस सेल का हमको ईएमएफ कंपेयर करना है उसके ईएमएफ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. तो ये डी पोर्शन हो गया. ओके, what would the circuit work well determining the extremely small EMF say of the order of few millivolt. तो few millivolt का EMF मेजर करने के लिए सर्किट इतनी यूजफुल होती नहीं है. ओके, तो वो सिंपल सी बात है. तो ये ई पोर्शन हो गया. अब ये एक्सरसाइज का 22 आया. एक्सरसाइज का 22 देखो, आप लोगों को मैंने दो इक्वेशन बताए थे, बोलो ये इक्वेशन का यूज हो गया. अब एक्सरसाइज का 22 जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ढूंढने का है. तो उसमें आपको सर्किट दी हुई है और आपको ऐसा बोला है कि 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, मतलब ईएमएफ आपको कितना दिया हुआ है, ईएमएफ आपको मतलब किसका ईएमएफ है, ये प्राइमरी सेल का ईएमएफ है, मतलब कि ड्राइवर सर्किट का ईएमएफ है. ईएमएफ 2 वोल्ट है और जो सेल है उसका ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट है. द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, मैंने जब आप लोगों को ये बताया था तब ओपन सर्किट है तब बैलेंस पॉइंट मतलब L1 आपको कितना मिलता है, ओपन सर्किट है तब बैलेंस पॉइंट कितना मिलता है आपको,
ओपन सर्किट है तो बैलेंस पॉइंट आपको कितना दिया है यहाँ पे 76.3 सेंटीमीटर, 76.3 सेंटीमीटर। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना कनेक्ट हुआ है 9.5 ओम, 9.5 ओम। और जब मैं सर्किट को क्लोज करता हूँ, जब मैं सर्किट को क्लोज करता हूँ तो आपको बैलेंस पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पे मिलता है, बैलेंस पॉइंट, शिफ्टेड बैलेंस पॉइंट, शिफ्टेड बैलेंस पॉइंट आपको कहाँ पे मिलता है, शिफ्टेड बैलेंस पॉइंट आपको कहाँ पे मिलता है, ध्यान से देख लो, ये मिलता है 64.8 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होगा। सिंपल सी बात है, सब डेटा आपको दिए हुए हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर आपको ढूंढना है। बोला आपके पास इक्वेशन है कि नहीं है, स्मॉल आर ढूंढना है, कैपिटल आर पता है, L1 पता है, L2 पता है, 1 पता है। तो वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R, तो L1 बाई L2 माइनस 1। कैपिटल R कितना है 9.5, L1 कितना है 76.3, ये 64.8 माइनस 1, इतना आप सॉल्व करोगे तो आपको श्योरली इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल एक्सरसाइज खत्म होती है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज भी खत्म कर दी और एडिशनल एक्सरसाइज भी खत्म कर दी। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा टोटली कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।